डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सरमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी फेमस नॉवल which is named as Great Expectations by Charles Dickens. So Dickens wrote during the Victorian era. Victorian era, as we know, is a period marked by social class divisions, industrialization, and the rapid expansion of cities. विक्टोरियन एरा, क्वीन विक्टोरिया का जो दौर था, जो तकरीबन मिड 19 सेंचुरी से लेके आप 1901 तक, और इसी दौरान जो हमें कुछ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़, अर्बनाइजेशन जिसे कहते हैं, या इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था। इसमें नावल बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। इस एज को हम एज ऑफ नावल भी कहते हैं, एज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और इसकी तफसील अगर आपने देखनी है तो हमारा जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आपको मैं लिंक जो है इसका वो भी शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं टू नो बेटर अबाउट द विक्टोरियन एरा। ये जो हमारी सीरीज है स्पेसिफिकली नॉवेल्स के ऊपर है, और इम्पोर्टेंट नॉवेल्स जो हैं उसमें एक नॉवल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकन्स। तो डिकन्स के नावल में आपको सोशल इश्यूज बहुत ज़्यादा मिलेंगे, सोशल क्लास डिवीजन मिलेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसके असरात मिलेंगे, और जो अर्बनाइजेशन हुई है उसके बारे में भी आपको बात मिलेगी डिकन्स के यहाँ। तो डिकन्स की ज़्यादातर जो राइटिंग है उसमें वो सोसाइटल डिवाइड्स को क्रिटिसाइज करता है, तो इसलिए हम या सोशल इश्यूज को हाईलाइट करता है, तो इसी की वजह से हम इसको अक्सर एज अ सोशल रिफॉर्मर भी देखते हैं कि चार्ल्स डिकन्स जो है उसने खुद अपनी एक ज़िंदगी जो गुजारी, मुश्किलात से गुजर के गुजारी, तो उसको हम अक्सर ही इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सोशल रिफॉर्मर एज वेल थ्रू हिज राइटिंग, एंड ही गिव्स अ वॉइस टू द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड। इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो सादा हैं, कॉमन मैन है, कोई बादशाहों की बातें नहीं करेगा, नवाबों की बातें नहीं करेगा, आम इंसान है, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इसके किरदार है। तो विक्टोरियन सेंटिमेंट्स आपको देखने में मिलती हैं इसके नॉवल में। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज अ फैसिनेटिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ एम्बिशन, identity, and self-worth, a story that reflects the realities of Victorian England and still resonates today. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसका। अब हम नॉवल की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इस नॉवल के जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनको। इसमें सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर आता है पिप। पिप जो है वो इस कहानी का प्रोटोगनिस्ट है, और ही इज एन ऑर्फन रेज्ड बाय हिज स्ट्रिक्ट सिस्टर जिसका नाम है मिसेस जो, एंड हर काइंड हस्बैंड जो, और या मिस्टर जो गार्जरी। और पिप जो है वो एक सेंसिटिव है, एम्बिशियस है, यर्निंग फॉर अ लाइफ बियॉन्ड हिज हम्बल बिगिनिंग्स। मतलब उसकी ज़िंदगी में ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं, और उसी के असल में उसी की एक्सपेक्टेशंस को ग्रेट कहा गया है इस नॉवल में। टाइटल जो है वो बड़ा सिंबॉलिक है कि उस वक्त का जो नौजवान है, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द सोसाइटल डिवाइड्स, अ मिडिल क्लास पर्सन wants to become rich and he wants to become a gentleman. फिर हमारे पास करेक्टर जो का आता है, जो इसका अंकल है, या सॉरी अंकल कह रहे हैं, इसका ब्रदर इन लॉ है। बड़ा काइंड है, जेंटल है, ऑनेस्ट है, और वो एक ब्लैक स्मिथ है, और पिप के लिए जो है वो फादर फिगर के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि बचपन में ही वो ऑर्फन हो जाता है। तो उसकी बहन जो है मिसेस जो की जो बीवी है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सख्त है उसके साथ। लेकिन पिप जो है वो एक बाप की तरह शफकत रखता है उसके लिए, और जो रिप्रेजेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड लॉयल्टी, कि काइंडनेस और लॉयल्टी कितनी ज़रूरी है एक फैमिली स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो है एस्टेला का। एस्टेला जो है वो शी इज रेज्ड बाय द वेल्दी इसेंट्रिक मिस हैविशम। ये मिस हैविशम एक बहुत वेल्दी, एक रिच खातून है। एस्टेला को उसने पाला होता है, और एस्टेला निहायत खूबसूरत है, लेकिन इमोशनली जो है वो बहुत कोल्ड है। मतलब कि
अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करती, और अगर अगले की जो फीलिंग्स हैं उसके लिए पिप की वो भी होपलेस हो जाता है इसके सामने, क्योंकि बड़ा कोल्डली उसको रिस्पॉन्ड करती है। तो शी इज वेरी इमोशनली कोल्ड। पीपल सॉरी पिप folds hopelessly in love with her, but she's been taught to break hearts। ठीक है, मतलब कि उसकी तरबियत ही ऐसी की गई है मिस हैविशम से। स्टोरी में हमें पता चलता है फिर कि वो ऐसी क्यों है, या मिस हैविशम उसको इन ग्राउंड्स इन लेवल्स पे क्यों रेज करती है, उसका ब्रॉटअप क्यों करती है कि भाई ये मर्द जो हैं सारे वो खराब हैं, कोई एतबार और भरोसे के काबिल नहीं है, तो किसी को भी जो है वो आप बस एज अ टूल यूज कर सकती हो, और किसी का भी दिल दुखा सकती हो, किसी का भी दिल तोड़ सकती हो, किसी से कमिटमेंट नहीं करनी, और किसी की अच्छी एक्सपेक्टेशंस या अच्छी जो उनकी जो लवली फीलिंग्स हैं उनको रेसिप्रोकेट नहीं करना। उसके बाद मैगविच का कैरेक्टर है। मैगविच जो है ये वो कन्विक्ट है, द कन्विक्ट पिप इनकाउंटर्स इन हिज चाइल्डहुड। बचपन में इसको एक बंदा मिलता है जिसका नाम एबल मैगविच है, और ये एक मतलब कि क्रिमिनल है, उसका पास्ट क्रिमिनल पास्ट है। मैगविच जो है ही प्लेज अ सरप्राइजिंग रोल इन पिप्स लाइफ। ये हम आके स्टोरी में देखेंगे कि क्या रोल प्ले करेगा। उसके बाद मिस्टर जैगर्स है। मिस्टर जैगर जो है वो एक पावरफुल लॉयर है, हु नोज सीक्रेट्स एंड कंट्रोल्स अदर्स विद अथॉरिटी। ये बड़ा अथॉरिटेटिव पर्सन है, लॉयर है। तो इसके जरिए हमें ये भी चार्ल्स डिकन ने बताया कि उस वक्त के जो लॉयर्स हैं, ये जो लॉ है वो कितना पावरफुल है उस वक्त का, और आम लोगों को वो अथॉरिटेटिव अथॉरिटी के साथ कैसे कंट्रोल करते हैं आम इनोसेंट्स को। सो ही बिकम्स पिप्स गार्डियन व्हेन पिप मिस्टीरियसली इनहेरिट्स वेल्थ। तो हम ये देखेंगे कि पिप जो है वो अचानक से अमीर हो गया है, जो उसके पास दौलत आ गई है, और उसको पता चलता है कि भाई ये उसका गार्डियन है उस वक्त। आगे चल के हम देखते हैं स्टोरी को, जब स्टोरी अनफोल्ड होती है। इसकी जो सेटिंग है, मेन सेटिंग, मतलब द स्टोरी अनफोल्ड्स इन थ्री मेन सेटिंग्स, तीन सेटिंग्स हैं। पहली इसकी सेटिंग है कैंट मार्शेस, मतलब कैंट वहां पे इंग्लैंड में जगह है कैंट। तो कैंट मार्शेस ये इसका पिप का घर है, जो बड़ा सादा गुर्बत वाली जिंदगी गुजार रहा है, ये बिल्कुल सादा सी जिंदगी, वेयर लाइफ इज क्वाइट बट टफ। मेहनत करनी है वहां पे तो इंसान सरवाइव कर सकता है, खामोश सुकून वाला माहौल है वहां पे। उसके बाद सेटीज हाउस, ये मिस हैविशम का बहुत बड़ा मेंशन है यहाँ पे, ठीक है, हु विच इज स्टक इन टाइम, ये भी बड़ा सिंबॉलिक है, ठीक है। और इसको हम जाके देखते हैं। लंदन है उसके बाद, जहाँ जो एक बिजी सिटी है, ग्रीमी सिटी है, बसलिंग सिटी है, वेयर पीप परस्यूज हिज ड्रीम्स एंड डिस्कवर्स द रियलिटीज ऑफ वेल्थ एंड स्टेटस। मतलब कि आपको ये तीन चीज जगह याद रखनी है, कैंट मार्शियस, उसके बाद मिस हैविशम का जो घर है मेंशन, उसके बाद लंदन। कहानी का जो आगाज होता है उसमें हमें सबसे पहले राइटर जो है वो पिप से मिलाता है, पिप मार्शियस में रह रहा है वहां पे, और मतलब ये कंट्री साइड है, आप कह लो एक देहात टाइप माहौल है, ठीक है। और वेयर ही इज थ्रेटेंड बाय अ कन्विक्ट नेम्ड मैगविच। अचानक से पेप को एक बंदा मिलता है अजीबोगरीब सा, और बहुत एक पेप छोटा बच्चा है, डर जाता है, बचपन है इसका। तो मैगविच इसके पास आता है और मैगविच कहता है मुझे खाना ला के दो, और वो कहता है कि भाई मुझे ये, उसके हाथों पे जो है ना वो हथकड़ी सी लगी हुई है, या ही इज चेंज्ड, तो कहता है कि मुझे आजाद करो। पिप जो है वो बड़ा टेरिफाई हो जाता है, लेकिन उसकी डर के उसकी बात मान लेता है। तो पिप जो है वो अपनी बहन के साथ रह रहा है, मिसेस जो के साथ, और उसका जो काइंड हस्बैंड है मिस्टर जो, उसके साथ। जो फादर फिगर है, मिस्टर जो इज हार्श एंड स्ट्रिक्ट, मिसेस जो इज हार्श एंड स्ट्रिक्ट। ये हम पहले भी बात कर चुके कैरेक्टर्स को जब हमने डिस्कस किया। तो जैसे ही होता है कॉन्विक्ट जो है वो पकड़ा जाता है, लेकिन वो पिप को प्रोटेक्ट करते हैं और बोलता है कि भाई ही स्टोल द आइटम्स ऑन हिज ओन। वो कहता है भाई ये चोरी मैंने खुद की है, तो पिप का नाम नहीं लेता, ठीक है। उसके बाद इसी सेक्शन में ही हमें पता चलता है कि बचपन में ही पिप जो है ही इज लेटर इंट्रोड्यूस टू मिस हैविशम एंड स्टेला। इन इसकी मुलाकात होती है, स्टेला बच्ची है छोटी, मिस हैविशम पक्की उम्र की एक खातून है, और मिस हैविशम फॉर एवर इन हर डिकेइंग वेडिंग ड्रेस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिस हैविशम ने एक वेडिंग ड्रेस पहना हुआ है जो अब बोसीदा हो चुका है, खराब हो चुका है, खराब से मुराद पुराना हो चुका है बहुत ज्यादा, और पिप को कहती है जाओ एस्टेला के साथ खेलो। और एस्टेला जो है वो पिप को ताने मार रही होती है, उसके लोअर स्टेटस की वजह से उसको हकारत भरी नजरों से देख रही होती है, मतलब कि शी इज लुकिंग डाउन अपॉन हिम। और डिस्पाइट हर क्रूअल्टी पिप फॉल्स इन लव विद एस्टेला एंड ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ जेंटलमैन टू विन हर अफेक्शन। तो यहाँ पे मैं रुक के एक
तो बातें करना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट, जिसको हम एनालिसिस भी कह सकते हैं, कि हम साथ साथ इसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। यहाँ पर बेटे सोचने की बात यह है कि सबसे पहले कि उस वक्त का टाइम पीरियड क्या है। मैंने आपको बताया कि सोशल डिविजन्स हैं, अमीर और गरीब यहाँ पे आपको मिल रहे हैं पिप की शक्ल में। एक मिडिल क्लास है, या आप कह लो कि कम वेल्दी है, who person who have and who have not. Pip is a person who do not have the resources, who do not have the money, who do not have the wealth to lead a good life as per the standards of the British society, as per the standard of the world at that time. On the other hand, Estella lives in a mansion with Miss Havisham, and she mocks Pips because of his lower status. एक तो ये चीज हमें मिलती है, और दूसरी तरफ कि वो उसकी क्रुएल्टी के बावजूद जो है पिप फॉल्स इन लव, he falls in love with Estella, so he has been infatuated, or he has been attracted because of, not because of the richness, but because of the beauty of Estella, because of the manners of Estella, because of the upbringing of Estella, because of her, uh, you can say that she had all the facilities of life to lead a good life. She was educated, she was smart, and she was beautiful as well. So he was attracted not just because of her wealth or her social status, but he wants to improve himself. एक होता है ना कि इंसान किसी को देखता है और हसरत करता है कि काश मैं भी ऐसा होता। तो पिप जो है वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है उसके अंदर कि ही वांट्स टू बिकम अ जेंटलमैन जस्ट टू इम्प्रेस हर, टू विन हर अफेक्शन। तो ये भी हमें एक माइंडसेट पता चलता है कि हम अपने से बड़े को देखते हैं तो हम उससे ये भी इंस्पायर भी हो सकते हैं कि भी अगर वो ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एक्सपेक्टेशंस तो हर इंसान लगाता है ना जिंदगी में, आप कोशिश तो कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें ये चीज इस कैरेक्टर में देखने को मिलती है कि अगर एस्टेला को मैं जेंटलमैन बन गया तो हो सकता है वो मेरे लव को रेसिप्रोकेट करे, अगर मैं उसे प्रपोज करूं तो हो सकता है वो मुझे रिजेक्ट ना करे। तो ही वांट्स टू बिकम अ जेंटलमैन, और यहीं से उसकी वो ड्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है, जो उसकी विश स्टार्ट हो जाती है, उसकी ग्रेट एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो जाती है। आगे चलते हैं, द राइज टू ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। अब सालों गुजर जाते हैं, पिप को अचानक खबर मिलती है कि एक मिस्टीरियस इनहेरिटेंस की खबर मिलती है कि भाई किसी ने उसके लिए विरासत में कोई हिस्सा छोड़ा है भाई, ठीक है। और मिसाल विरासत में क्या हिस्सा छोड़ा जी, उसके लिए उसको लंदन में जाना पड़ेगा। ही इज टू मूव टू लंदन टू बिकम अ जेंटलमैन। अब वो जेंटलमैन बनना तो चाहता है हमेशा से, एक इंसान है वो बचपन से एक चीज चाह रहा है, और अब किस्मत उसका साथ दे रही है, उसके सामने उसके ऐसे हालात भी पैदा हो गए, उसको क्यों ठुकराएगा। और ये कर कौन रहा है भाई, कोई एनोनिमस बेनिफैक्टर है। तो नेचुरली पिप को ऐसा लगा कि भाई ये मिस हैविशम ही हो सकती है, ठीक है। और वो दिल ही दिल में ये सोच रहा होता है कि हो सकता है वो मुझे इसलिए लंदन भेजना चाहती है, मेरी इसलिए गार्डियन बनी हुई है, इसलिए मेरी बेनिफैक्टर बनी हुई है, ताकि मैं एक जेंटलमैन बन जाऊं लंदन जाके और एस्टेला से शादी कर सकूं, क्योंकि एस्टेला उसकी बेटी है इसके नजदीक, या उसने उसको ब्रॉट अप किया है, तो वही उसकी गार्डियन। अब लंदन जब जाता है तो पिप को मिस्टर जेगर्स मिलता है। अब जैगर या जैगर जो है वो एक लॉयर है, और वो मुख्तलिफ किस्म के जो फाइनेंसेस हैं उनको ओवरसी करता है, मतलब मैनेज करता है, देखता है, सुपरवाइज करता है। और वहां पे इसको हर्बर्ट पॉकेट, ये एक बंदा मिलता है, वो बिकम हिज फ्रेंड एंड रूममेट, ये अब उसका दोस्त बन गया, उसका रूममेट भी है। आहिस्ता आहिस्ता पिप जो है, पिप के पास पैसा आने लग गया, तो वो जैसे जैसे उसके अंदर पैसा आने लग गया तो वो अपने अंकल जो से थोड़ा डिस्टेंट होना शुरू कर देता है, दूर होना शुरू कर देता है। अब जो इस चीज को महसूस कर लेता है, बाद में हमें पता चलेगा उसकी जो हम्बल ओरिजिन थी, मतलब सादा जिंदगी थी, अब पे यहाँ पे क्योंकि जेंटलमैन बन रहा है, वेल्थ आ रही है, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को लेके चार्ल्स डिकन्स ने हमें ये बताना चाहा है यहाँ पे, हो सकता है एक इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे भी हम कर सकते हैं कि ऐसी ग्रेट एक्सपेक्टेशन टू बिकम अ जेंटलमैन, असल में ये नैरेटिव जो उस वक्त का था, इट वाज बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन और बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि एवरीवन वांट्स टू बिकम रिच, एवरीवन
wants to lead a better life, मतलब कि मेटेरियलिस्टिक होके सोचना। और आहिस्ता आहिस्ता जो आपके हम्बल ओरिजिन्स हैं, जो रिश्ते हैं, वो आपसे दूर हो रहे हैं। तो पेप के साथ भी यही हो रहा है, ठीक है। सीइंग देम एज अ रिमाइंडर ऑफ हिज पास्ट सेल्फ। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो कहता है कि भाई ये वो मेरा माजी था, ये मेरा हाल है, और मेरा आगे मुस्तकबिल क्या है, एस्टेला। अब पिप जो है उसको पता चलता है कि उसका जो बेनिफेक्टर है वो मिस हैविशम नहीं है, यहीं पर उसको पता चलता है, बल्कि वो कौन है, मैगविच है। अब पिप जो है बड़ा शॉक्ड है यहाँ पे। और ये मैगविच कौन है, ये वही मैगविच है जिसको शुरू में पिप ने बचपन में वो ब्रेड लाके या फूड लाके दिया होता है और उसको आजाद किया होता है, जो बाद में पकड़ा जाता है और पिप को बचा लेता है उस वक्त। अब मैगविच जो है वो पिप के उस एहसान का बदला उतार रहा है। तो मैगविच बहुत अमीर आदमी है भाई। मैगविच, grateful for Pip's kindness, has amazed wealth and dedicated it to Pip's future. अब मैगविच के पास जितना पैसा है उसने किसको डेडिकेट कर दिया, इनहेरिटेंस के नाम पे पिप को दे दिया सब। अब पिप बड़ा शॉक्ड है, अभी ये क्या हो रहा है, वजह क्या है इसकी। अब यहाँ पे हमें पता चलता है पिप को पहले तो बड़ा जो है वो शॉक्ड होता है पिप, और डरता भी है, घबराता भी है कि ये है क्या भाई, ये क्या हो गया, कि कहीं मैं मैगविच का बेटा तो नहीं हूं। तो पिप अटेम्प्ट्स टू हेल्प मैगविच एस्केप इंग्लैंड बट इज थ्वर्ड। अब ये मैगविच वहां पे इन प्रिजन है काफी सालों से, तो ये उसकी हेल्प करता है कि भाई इसको मैं भगाता हूँ, आजाद करवाता हूँ। मैगविच जो है वो पकड़ा जाता है, और पिप की जो वेल्थ है वो डिसअपेयर हो जाती है, और पिप जहां से जिसने शुरू किया ये वहीं पे आके वापस आ गया। अब नॉवल का ये जो रेजोल्यूशन का पार्ट आता है यहाँ पे क्या है, मतलब ये जो आप कह लो क्लाइमेक्स है, ये एंडिंग की तरफ आ रहा है कि पिप इज हम्बल्ड अगेन। अब इसको रियलाइज होता है कि भाई दौलत जो थी कल को मेरे पास नहीं थी, फिर मेरे पास आई, आज फिर मेरे पास नहीं है। तो पिप को रियलाइज होता है कि भाई फैमिली की क्या कदर कीमत होती है, और वो मानता है कि यार मैं एक हम्बल ओरिजिन से एक सादा जिंदगी गुजारने वाला इंसान था, सादगी में मुझे सुकून तो था कम से कम। तो वो जो को भी एक्सेप्ट कर लेता है, जो उसका ब्रदर इन लॉ है, जो उसको बाप की तरह चाहता है, बहुत प्यार करता है उसको, ठीक है। अब जो और बिडी की मैरिज के बाद पिप रिटर्न्स टू लंदन टू वर्क एंड रीबिल्ड हिज लाइफ, ठीक है। बिडी मेरे ख्याल से ये जो दोबारा शादी करता है आई थिंक। उसके बाद फाइनल क्या है कि एम्बिगुअस मीटिंग, एक एम्बिगुअस मीटिंग होती है। पिप मिलता है एस्टेला से सिटिस हाउस में। यहाँ पे एस्टेला अब जवान हो गई है, बड़ी खूबसूरत है, पिप पसंद तो इसको हमेशा से ही करता है। और डिकन लीव्स अस वंडरिंग वेदर पिप एंड एस्टेला हैव अ फ्यूचर। हमें पता नहीं है कि भाई पिप और एस्टेला का कोई फ्यूचर है कि नहीं, suggesting that Pip's journey has brought him understanding even if not all his dreams are realized. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कुछ और इवेंट्स भी हुए हैं। जैसे कि इसको पता चलता है जब मिस हैविशम का, तो इसमें मिस हैविशम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इसकी बात में करते हैं। ये एक ब्रीफ समरी है, ठीक है। डिटेल लेक्चर जो है उसके लिए आप इफ यू वांट टू स्टडी ग्रेट एक्सपेक्टेशन इन डिटेल, जिसमें हम 5-6 दिन लगाते हैं एक नॉवल के ऊपर, पूरा वीक एक नॉवल मैं जिसमें पढ़ाता हूँ, उसके लिए इफ़ यू वांट टू enroll in that course on Victorian literature, तो उसमें I have explained the entire novel into in 6 to 7 lectures। वो हमारे आप कह लो कि 5 to 6 hours क्लास होती है एक नॉवल के ऊपर। उसमें हम फिर हर चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, हर चीज़ को डिस्कस करते हैं इन डिटेल, ठीक है। उसमें हमारी डिस्कशंस होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस को वेलकम किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इसके अंदर, उनको मैं मेंशन कर देता हूँ आपके सामने। वो ये है कि मिस हैविशम जो है वो क्यों रुकी हुई, क्या वजह थी कि मिस हैविशम वो अपने वेडिंग ड्रेस में होती थी। मिस हैविशम क्या वजह थी कि एस्टेला कोल्ड थी इमोशनली। क्या वजह थी कि जब इसको पता चलता है मिस हैविशम के बारे में तो पिप को गुस्सा आता है। ये सारी चीजें हैं, तो इन पे हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम थीम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मिस हैविशम ने वाइट ड्रेस पहना हुआ है, या जो वो उनका वेडिंग ड्रेस होता है, और वो थ्रू आउट द नॉवल जब भी हमें नजर आएगी तो वो उस वाइट ड्रेस में आएगी। असल में वो शादी के दिन उसका जो होने वाला हस्बैंड है या उसका जो फियांसे है,
वो शादी के वक्त नहीं आता, तो उसको एक तरह से दगा मिला है, बेवफाई मिली है। फिर जिस टाइम उसको पता चलता है कि भी इसका शोहर, मतलब जो शादी का टाइम है, इसने घड़ी वहां पे रोक दी है, तो वक्त जो है वो रुका हुआ है। टाइम बड़ा सिंबॉलिक है इसमें, मतलब मिस हैविशम की जिंदगी में वक्त जो है वो उधर ही रुका हुआ है, वो घड़ी उधर ही रुकी हुई है उसी मोमेंट में। ना उसने कपड़े चेंज किए, उसने ड्रेस चेंज किया, मतलब वही वेडिंग ड्रेस ही पहनती है। उसके बाद टाइम भी वहां पे रुका हुआ है। फिर मिस हैविशम एक मेंटली रिटार्ड, मेंटली डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा ट्रॉमा ले गई है, उस बात को इतना ज्यादा फील कर गई है कि उसने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि भाई अब जो है ना, मर्द जो है वो है ही ऐसे, मर्द जो है वो बेवफा है, मर्द जो है उसकी खसलत है वो छोड़ देता है। तो उसने कहा अगर मर्द छोड़ सकता है तो फिर औरत को भी ऐसे ही करना चाहिए। तो औरत के साथ उसने एस्टेला को यही चीजें बचपन से सिखाई कि मर्दों के साथ आम गपशप करो, बात करो, उनको अट्रैक्ट करो, जो भी करो, लेकिन उनके साथ कमिटमेंट मत करो। अब एस्टेला बड़ी हो गई है, जवान है, पिप को पसंद करती है, लेकिन क्योंकि मिस हैविशम के उस पे उसके एहसानात हैं, मिस हैविशम उसकी माँ जैसी है, अब समझ नहीं आ पा रही कि भाई मैं क्या करूं। पसंद भी करती है, लेकिन मिस हैविशम कुछ और कहती है, उसका ब्रॉट अप कुछ और हुआ है, उसकी एक्सपेक्टेशंस, एस्टेला की एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, वो भी ग्रेट हैं पिप के लिए। पिप की ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो थी वो कुछ और थी, अपने लिए भी और एस्टेला के लिए भी। अच्छा, मिस हैविशम की भी ग्रेट एक्सपेक्टेशन इसमें दिखाई गई हैं, वो कुछ और है। ठीक है, तो इन सारों की एक्सपेक्टेशंस को इसने एनालाइज किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। एंड में फिर मिस हैविशम जो है वो, उसको आग लग जाती है, वो एक्सीडेंट सा हो जाता है तो जल जाती है, ये दिखाया गया है। और इसके अलावा एस्टेला और पिप जो है वो कोई हैप्पी इस तरीके से एंडिंग नहीं है, एक ओपन एंडिंग ही है, इसमें कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं है उस तरीके से कि दोनों साथ होते हैं या क्या उनका फ्यूचर है, वो हमें राइटर ने नहीं बताया। बहरहाल इसमें ये कुछ इंसिडेंट्स हैं इस तरह के इंपॉर्टेंट कि एस्टेला इसलिए कोल्ड है क्योंकि मिस हैविशम की पीछे उसकी स्टोरी है और उसकी तरबियत करने वाली मिस हैविशम खुद है। अगर हम थीम्स की बात करें तो इसमें थीम्स एम्बिशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट इसमें है कि पिप जर्नीज रिफ्लेक्ट द यूनिवर्सल डिजायर फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट and social mobility. He believes that wealth and status will make him worthy, but ultimately his growth comes from humility and inner values. मतलब इसको लगा कि भी पैसा आ गया, सोशल स्टेटस मिल गया, तो मेरी जिंदगी जो है वो मजे की हो जाएगी, भी सुकून वाली हो जाएगी। लेकिन उसने रियलाइज क्या किया कि ह्यूमिलिटी और इनर वैल्यूज, असल चीज यही है, फैमिली, इनर वैल्यूज, इंसान की मोरालिटी, इंसान का कैरेक्टर, इंसान की आजी, हम्बल उसका बैकग्राउंड था। तो जिस जिधर से उसने शुरू किया वहीं पे वाकई खत्म किया। जैसे वो कासमी साहब का शेर है, मंदीम कासमी का, कहते हैं कि एक ही दायरे में घूमते रहे नदीम, इस वहम में मगन के बड़े जा रहे हम। ठीक है, कि एक ही दायरे में घूमते रहे नदीम, इस वहम में मगन के बड़े जा रहे हम, कि जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म हो गया। तो पिप की जिंदगी भी हमें ऐसी लगती है। दूसरा जो थीम है वो है सोशल क्लास एंड आइडेंटिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है इस नॉवल का। क्या हमें राइटर बता रहा है इसमें कि डिकन क्रिटिसाइज द रिजिड क्लास सिस्टम ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड। वहां पे बहुत एक रिजिड क्लास सिस्टम है, मौजूद है वहां पे, बाकी नॉवेल्स में भी हमें मिलता है, जो उस वक्त विक्टोरियन राइटर्स आ रहे हैं। पिप्स एक्सपीरियंस रिवील द एम्प्टीनेस ऑफ सोशल एम्बिशन। वो कहते हैं कि जो सोशल एम्बिशन होता है दर हकीकत वो खाली है, और जो स्ट्रेंथ है वो ट्रू कैरेक्टर की है, वेल्थ की नहीं है। इंसान का किरदार अच्छा होना चाहिए, दौलत आने जाने वाली चीज है, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर है, वो कहते हैं व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। सो कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो ही इज प्रेफरिंग कैरेक्टर ओवर वेल्थ। चार्ल्स डिकेंस की बात करो। उसके बाद लव एंड रिजेक्शन, ये भी एक बड़ा एक मेजर थीम है इसका, कि पिप का जो रिलेशनशिप है स्टेला के साथ, डिकन ने हमें बताया है कि अनरिक्वाइटेड लव एंड द लॉन्गिंग फॉर अफेक्शन, मतलब इंतजार करना, किसी का इंतजार करना और एक तरफा मोहब्बत जो होती है वो रेसिप्रोकेट नहीं होती। एस्टेला रेज टू मैनिपुलेट इज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ मिस हैविशम्स रिवेंज ऑन मैन। असल में मिस हैविशम जो है वो एक मिसोगिनिस्ट किस्म की आप कह लो खातून है, जो नहीं पसंद करती, और बिलखसूस मर्दों को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती, उसको मर्द जात अच्छी लगती ही नहीं। और वही उसके जो है, एस्टेला उसकी विक्टिम है।
वो कहते हैं कि जी आपकी तरबियत में चीज़ शामिल होती है, तो तरबियत जो है उसकी तरबियत की गई है ऐसी। एक औरत जो मर्दों को पसंद ही नहीं करती, वो एक बच्ची को तरबियत कैसे करेगी उसको जवान करते-करते, इतने साल जो उसके साथ रहेगी। एस्टीला चाह के भी रेसिप्रोकेट नहीं कर पाती अपने लव। पेरेंटिंग और इन्फ्लुएंस ये भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मिस हैविशम और मैगविच ये सारे के सारे जो हैं ये पिप को डिफरेंट वेज में शेप करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, मतलब उसको एज अ पेरेंट फिगर काम करते हैं, जो भी मिस हैविशम भी और मैगविच भी। जो काइंड है मिस हैविशम जो है वो मैनिपुलेशन, उसकी मैंने वो मैनिपुलेटर है, और मैगविच जो है वो सेक्रीफाइस करता है, और सारी चीजें हाईलाइट करती हैं कि पिप की आइडेंटिटी कैसे शेप हुई। पिप की जिंदगी के जो डिफरेंट फेजेस हैं, सबसे पहले जो, फिर मिस हैविशम और मैगविच, ये सारे काम करते हैं इसमें, कंट्रीब्यूट करते हैं सब। आखिर में हम बात करते हैं गिल्ट एंड रिडेम्पशन। पिप जो है वो गिल्टी है। क्यों गिल्टी है? कि उसने जो को छोड़ दिया। जो कौन है? उसका ब्रदर इन लॉ है, बहुत काइंड है, बहुत लवली है, और मानता है इस चीज को कि फॉल्स वैल्यूज थी मेरे दिल में, और वो उसको हॉन्ट करती रहती है। और इसकी इसकी जो रिडेम्पशन है कम्स ओनली आफ्टर ही लर्न्स टू वैल्यू लव, ह्यूमिलिटी एंड फॉरगिवनेस, जब एंड में रियलाइज करता है। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है उसमें डिकन्स ने एक जबरदस्त किस्म की कहानी हमें सुनाई है, जिसमें सोसाइटी को, एम्बिशन को, और व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू ग्रो, इसको क्रिटिसाइज करता है। और पिप की जो जर्नी है, पिप का जो सफर है, ये हमें बताता है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन may not be about wealth or social status, but in fact it is about finding peace with who we are and the people we love. So this is end from my side. If you want to get any answer of any question, if you want to comment आपको वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। और अगर आप इस तरह के नॉवेल्स को तफसील से स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारा जो फॉरम है, प्लेटफॉर्म अमल का एकेडमिक मोटिवेशन लर्निंग, वहाँ पे मैं इन कोर्सेज को डील कर रहा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक और नंबर भी दे देता हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन इनरोल इन दैट कोर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।